सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, ताकि मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियो लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। तो आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। और दोस्तों, ये मेरी आज हिंदी भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है, इसकी ये दूसरी वीडियो है दोस्तों। क्योंकि हिंदी भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है, लगभग लगभग नहीं, पहले तो किसी की फर्स्ट भाषा होती है और किसी की दूसरी भाषा होती है। और जो पेपर फर्स्ट होता है या सेकंड होता है, ये दोनों परीक्षाओं के लिए आपके काम आएगा, यानी कि यूटेट फर्स्ट के लिए भी और यूटेट सेकंड के लिए भी काम आएगा दोस्तों। तो आप लोगों से एक उम्मीद रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो इसका पहला पार्ट है उसको भी देखिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने साइकोलॉजी की भी वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसकी कि मैं अभी तक 4 वीडियो बना चुका हूं, तो आप उनको भी वहां से देख सकते हैं, ताकि आपका एक रिहर्सल टाइप का हो जाए। और साथ ही साथ आज से ये कह सकते हैं कि आज या कल मैं आपको सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड वीडियो भी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि आम बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो कथन, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उन कथनों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन और तर्कसंगत कथन। तो दोस्तों, जो आपसी व्यवहार में सामान्य या आम बोलचाल में बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे, अनौपचारिक कथन कहते हैं उन्हें। उन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन कहा जाता है। और औपचारिक कथन क्या होते हैं? जिन्हें हम सामान्य रूप से प्रयुक्त नहीं करते, या फिर विशिष्ट रूप से जिन्हें प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, जो एक नियमबद्ध होते हैं, उनको हम औपचारिक कथन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षा में, क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों कि प्रत्येक कक्षा में कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं कि वो बहुत फास्ट काम कर लेते हैं। ठीक है ना, चाहे वो उनको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए दिया जाए या फिर लिखने के लिए दिया जाए, तो बहुत फास्टली अपना काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो भी अन्य पाठ्य सहगामी कार्यकलाप होते हैं उन्हें भी वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप वहाँ पर क्या करेंगे कि रूबी जैसी लड़की है, वो अपना कार्य बहुत जल्दी समाप्त कर लेती है हिंदी विषय का, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। दूसरा, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। तीसरा, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। नहीं दोस्तों, तुलना करना, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यह ओवर बताना, इससे बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है, और शांत भी हम नहीं कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर मैं इन 3 कथनों की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को प्रचलित करते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर और पॉजिटिव पॉइंट जो लग रहा है कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, ताकि वो भी अपने दूसरे कार्य में तत्पर रहे दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी शिक्षक होने के नाते अगर वो आपकी कक्षा में सबसे पहले काम कर रही है या कर रहा है, तो आप उसे उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे दोस्तों। ये सबसे अप्रोप्रिएट जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भाषा शिक्षण के उपागम हैं। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के क्या क्या उपागम हैं? पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए व बी दोनों, और उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उक्त ए और बी दोनों। पाठ संसर्ग उपागम क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी पाठ को बच्चे को बताते हैं, व्याख्यान करते हैं उसका, और बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रचना शिक्षण उपागम में हम उसकी लिखावट की ओर को जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले पढ़ाया, उसके बाद हम लिखा रहे हैं, तो यही भाषा शिक्षण के उपागम कहलाते हैं दोस्तों। पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोस्तों। तो आई होप आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। शिक्षक द्वारा बालकों से मौखिक व लिखित कार्य कराना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? शिक्षक द्वारा बालकों से मौखिक व लिखित कार्य कराना, पहले मौखिक भी कराया जा रहा है और लिखित कार्य भी कराया जा रहा है, तो यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये आ जाएगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता में क्या होता है?
कि बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, ज्ञानेंद्रियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए या वर्क कराने के लिए क्रियाशीलता से कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो मौखिक व लिखित अगर कार्य किया जा रहा है तो यह भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। ठीक है, तो जो छोटे बालकों की कल्पना शक्ति होती है उसको विकसित करना है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो महापुरुषों की जीवनियाँ उनको सुनानी चाहिए, परियों की कहानियाँ सुनानी चाहिए, रसानुभूति की कविताएं सुनानी चाहिए, पौराणिक कथाएं सुनानी चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर छोटे बालक की अगर हम बात करें तो उसको महापुरुषों की जीवनी सुना करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। कविताएं भी हो सकती हैं 1 मिनट के लिए, वो नहीं समझ पाएंगे, और पौराणिक कथाओं से भी वो कहीं ना कहीं अपरिचित होते हैं, तो इसलिए नहीं सुन। लेकिन जो परियों की कहानियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेट करती हैं और वो बच्चों के कल्पना शक्ति के विकास को बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो परियों की कहानियों का माध्यम चुनेंगे हम छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, भाषा सदैव होती है। ठीक है, भाषा कैसी होती है, ए है जन्मजात, बी है अर्जित, सी है कभी कभी अर्जित कभी कभी जन्मजात। तो दोस्तों इस तरीके से, और डी है ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन आपको कई बार कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों ने इस तरीके की गलत अवधारणा बनाई होती है कि जो लंबा आंसर होगा वही सही होगा, और होता भी है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। या ए व बी दोनों को टिक मार दो या इनमें से कोई नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं। आप लोगों को निरंतर मेहनत करते रहना है और एक एग्जैक्ट चीज़ की ओर थोड़ा सा समझना है। तो जो भाषा होती है दोस्तों, जन्मजात तो कभी भी नहीं होती है भाषा। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भाषा का अर्जन किया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि भाषा हमेशा अर्जित की जाती है, ना कि जन्मजात होती है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। तो भाषा सदैव अर्जित की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है अभी कौन सा अनुच्छेद में है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये है आपका अनुच्छेद 243 में, याद रखेंगे। 243 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और उत्तराखंड टीईटी में पूछे जाने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और व्यतिरेकी विधि। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम, तो प्राथमिक भाषा हमेशा बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो वहाँ पर अनुकरण विधि का ही प्रयोग होना चाहिए। तो प्राथमिक भाषा उपागम अनुकरण विधि कहलाती है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा पर सबसे पहले बात की गई थी। वर्धा 1937 का जो वर्धा में जो 1937 का जो शिक्षक गोष्ठी हुई थी, वहाँ पर बुनियादी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और वर्धा शिक्षा आयोग कब बना था, तो 1937 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा बिल्कुल सही है, फ्रोबेल जीवन केंद्रित शिक्षा ये भी बिल्कुल सही है, और जॉन डीवी सामंजस्यकरण शिक्षा ये भी बिल्कुल सही है। तो थॉर्नडाइक समाज शिक्षा, थॉर्नडाइक ने समाज शिक्षा नहीं दी, बल्कि थॉर्नडाइक ने कुछ क्रियाशीलता, प्रभाव और इस तरीके के नियम दिए थे शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है, तो थॉर्नडाइक इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर यही हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, थॉर्नडाइक समाज शिक्षा सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, किसी वस्तु का सहयोग लिया जा रहा है दोस्तों कोई अन्य भाषा सिखाते के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है वह विधि होगी, ठीक है। किसी वस्तु का दिखाया जा रहा है और पहली भाषा को निषेध किया जा रहा है, ठीक है ना, तो यह विधि कौन सी होगी? प्रत्यक्ष विधि, वाचन विधि, सहचर्य विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष विधि होगी, जब कोई किसी वस्तु का सहारा लिया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्लियर समझ लीजिए कि भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, वह विधि होगी, तो वो होगी आपकी प्रत्यक्ष विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति आपको पता ही है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कुक, मोंटेसरी, फ्रोबेल और डाल्टन। तो फ्रोबेल ने दोस्तों किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था दोस्तों, ठीक है। किंडरगार्टन के जनक भी फ्रोबेल को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन। छात्रों की रुचियां और अभिवृत्तियों के विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है उनकी रुचियों में और अभिवृत्तियों में, तो इससे रिलेटेड जो मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन सबसे बेस्ट होता है दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों आपका प्रश्नावली विधि के द्वारा। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है, जिसमें से ये पता चलता है कि बच्चों की रुचि और अभिवृद्धि में कितना विकास हो रहा है दोस्तों। तो बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृद्धि के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? प्रश्नावली विधि, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का वह रूप है। क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का वह रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का खुद निराकरण करता है। बिल्कुल यही है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान उसे ही कहते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अपनी एक समस्या बनाता है वो पहले और उसका खुद ही निराकरण करता है, वही आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है कि जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाए। जिसमें अनुसंधानकर्ता घरेलू समस्याओं का स्वयं हल कर निकालता है, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का खुद निराकरण करेगा वही आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा, इसे केस स्टडी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व नैदानिक परीक्षण आवश्यक है, क्यों? आपको पता है निदान का मतलब होता है पता करना, ठीक है। अब पता करना यानी कि अगर हम शिक्षण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे की कमजोरी का पता हम लगाएंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व नैदानिक परीक्षण आवश्यक है क्योंकि इसमें बालकों की कमजोरी के क्षेत्रों का पता चलता है। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा इससे कि जब हम निदान कर रहे होते हैं तो उससे हमको क्या पता लगता है कि बच्चे किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नैदानिक परीक्षण पहले होता है और उपचारात्मक शिक्षण बाद में होता है, ठीक है ना। पहले नैदानिक परीक्षण होगा, उससे पता लगेगा कि बच्चा किन क्षेत्रों में कमज़ोर है और उसके बाद ही हम उस पर क्या करेंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसका उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, ठीक है। वाक्य विश्लेषण करना है हमने तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। वाक्य का विश्लेषण करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है कि हम उसको उदाहरणों के द्वारा समझाएं, तभी वाक्य का विश्लेषण हो पाएगा। और जब उदाहरणों के द्वारा हम समझाते हैं और उसके बाद एक नियम पे पहुंचते हैं तो वो आगमन विधि कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाक्य विश्लेषण से पहले हम उसको कुछ उदाहरण देते हैं, ठीक है। उदाहरणों के बेस पर वो एक अपने नियम को माइंड में करता है दोस्तों, माइंड में बैठाता है। तो ये चीज़ें आगमन विधि के अंतर्गत होती है। और निगमन विधि क्या होती है कि पहले नियम दे दिया जाता है, उसके बाद उदाहरणों पर चर्चा की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आगमन विधि वाक्य विश्लेषण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है, जो भी परीक्षण तैयार किया गया है और उससे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो परीक्षण किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन है वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषय परक परीक्षण। तो वैध परीक्षण कहलाएगा दोस्तों वो, ठीक है, क्योंकि वैध हो गया, परीक्षण जिस चीज़ का किया जा रहा था वही चीज़ आपको प्राप्त हो जा रही है, तो इट मीन्स कि परीक्षण क्या रहा, वैध रहा, मतलब वैलिड रहा, ठीक है ना, तो वैलिड परीक्षण माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो हम वहाँ पर टीएलएम का यूज ज़रूर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा सुनता कम हो या देखता कम हो, तो वहाँ पर हम दृश्य श्रव्य का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समस्या समाधान विधि में भी क्या है दोस्तों, बच्चे को क्या समस्या आ रही है, हो सकता है उसको सुनने की प्रॉब्लम हो या देखने की, तो समस्या समाधान विधि में भी हम क्या करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री की। लेकिन व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है और ये सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों, कि उसमें क्या अध्यापक क्या करता है, आगे से कि बोल रहा होता है और बच्चा एक श्रोता की तरह सुनता है, तो उसमें टीएलएम की कोई ज़रूरत होती नहीं है। इट मीन्स दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्याख्यान विधि के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, और अगर समझ आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ऑप्शन है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण, ठीक है। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है दोस्तों वो उद्देश्य निर्धारण होता है, याद रखिए। बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण कार्य संपन्न नहीं होता है, तो उद्देश्य जरूर होना चाहिए जो भी हम शिक्षण करा रहे हैं दोस्तों, तो उद्देश्य निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या सहानुभूति। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में कभी भी उपहास नहीं होना चाहिए। उपहास तो उपचारात्मक क्या, जो आप नॉर्मल शिक्षण भी कर रहे हैं वहाँ पर भी उपहास नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चों के अंदर हीन भावना आती है, तो उपहास तो कभी भी किसी का नहीं उड़ाना चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण में भी उपहास नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, वाचन यानी कि पढ़ने का, जो बच्चा बार बार बोल रहा है, किताब को पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्यों पढ़ाया जाता है, बार बार वाचन क्यों कराया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करें, ठीक है, जो उनकी उच्चारण क्षमता है उसका क्या हो जाए, विकास हो जाए दोस्तों, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जाँच की जा सकती है, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जाँच की जा सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, मौखिक परीक्षा से, ठीक है दोस्तों। तो जो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जो जांच की जाती है वो मुख्य रूप से उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही की जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें इकाइयों में खंडों को विभाजित कर लिया जाता है। पहले अध्यापक एक शिक्षण कार्य करता है, उसके बाद वो उससे रिलेटेड प्रश्नों का क्या करता है, एक प्रश्नावली तैयार करता है, तो वही उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच कैसे की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, लेखन क्रिया का जो शिक्षण का जो आरंभ होता है वो कैसे होता है, सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, लेखन क्रिया के जो शिक्षण का जो आरंभ होता है वो हमेशा सीधी रेखाओं से होता है दोस्तों। बच्चे लाइनिंग करते हैं, इस तरीके से सीधी लाइनिंग करना हम अगर बच्चे को सिखाते हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है लेखन क्रिया की, ठीक है, तो सीधी रेखाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि छात्र की इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो कौन सी इंद्रिय में दोष है, यहाँ पर है कि मतलब छात्र की किस इंद्रिय में दोष होने के कारण वो न भाषा सीख सकता है और न ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। पठन, श्रवण, दृश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था भाषा के 4 कौशल होते हैं और उसमें सबसे पहला कौशल जो होता हो वो 4 कौशल ये होते हैं, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग करता है वो, फिर रीडिंग होती है और फिर राइटिंग होती है दोस्तों, ठीक है। अगर ये लिसनिंग पावर अगर बच्चे की क्या है, बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है, तो वो
कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो कैसे वो भाषा को बोल पाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रवण इंद्रिय में दोष होने के कारण बच्चा ना तो भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ना विकार, व्यवहार विकार, मानसिक विकार और गणितीय विकार। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने का विकार है दोस्तों, ठीक है, पढ़ने में उल्टा दिखना या उल्टा पढ़ देना, ठीक है, ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इधर उधर, इस उस, उन खुन आदि शब्दों को किस शिक्षण प्रविधि द्वारा सिखाया जाता है? तो इधर उधर, इस उस, उन खुन आदि शब्दों को किस शिक्षण विधि द्वारा सिखाया जाता है? तो ये सिखाया जाता है दोस्तों ध्वनि साम्य प्रविधि। अब ध्वनि साम्य प्रविधि क्या होती है? जिसमें पहले मौखिक बोला जाता है और उसके बाद उसको लिखित किया जाता है दोस्तों, ठीक है, वो ध्वनि साम्य प्रविधि होती है। अब इधर उधर ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आदि शब्दों को, इधर उधर, इस उस, उन खुन शब्दों आदि शब्दों का जो शिक्षण होगा वो ध्वनि साम्य प्रविधि के साथ होता है, क्योंकि इसमें पहले बोला जाएगा और उसके बाद बच्चा उनको लिखने का अभ्यास करता है दोस्तों। तो ध्वनि साम्य प्रविधि के अंतर्गत यह शिक्षण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रविधि है। भाषा की अगर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कराना है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण प्रविधि कौन सी है? यहाँ पर है देखो और बोलो, ठीक है, देख करके नहीं बोला जाता है दोस्तों, हमेशा सुन करके बोला जाता है, ठीक है। तो सुनो और बोलो प्रवृत्ति का यूज करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, कि पहले आप सुनिए और फिर स्पीक करिए, LS यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। सुनो और बोलो प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जाएगा भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सुनो और बोलो प्रवृत्ति का शिक्षण प्रविधि सबसे उपयुक्त रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक प्रविधि शिक्षण और मूल्यांकन दोनों प्रविधि के साथ लेकर चलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक प्रविधि शिक्षण और मूल्यांकन दोनों प्रविधि को साथ लेकर चलती है, तो वो कौन सी प्रविधि है? शिक्षण प्रविधि है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रविधि, इकाई प्रविधि, अभ्यास प्रविधि और अनुकरण प्रविधि। तो दोस्तों वह प्रविधि जो मूल्यांकन और शिक्षण और मूल्यांकन दोनों को एक साथ लेकर के चलती है, उसे कहते हैं हम इकाई प्रविधि। इकाई प्रविधि में क्या होता है कि सिलेबस को इकाइयों में बांट लिया जाता है और उसके बाद उन इकाइयों से क्या किए जाते हैं? प्रश्न किए जाते हैं। तो पहले इकाइयों को पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसका मूल्यांकन कराया जाएगा, ठीक है। तो इकाई प्रविधि के अंतर्गत आता है कि जिसमें शिक्षण और मूल्यांकन दोनों ही प्रविधियाँ साथ साथ चलती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्चारण की शुद्धता के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण कौन सा है? तो उच्चारण की शुद्धता कैसे विकसित हो पाएगी बच्चों के अंतर्गत? तो उच्चारण की जो शुद्धता होती है वो अनुकरण प्रविधि, अनुकरण यानी कि दूसरे को देख देख करके बोलना, ठीक है। तो अनुकरण प्रविधि के द्वारा उच्चारण की शुद्धता के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण प्रविधि मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। रचना कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि है, ठीक है ना। तो रचना कौशल दोस्तों क्या होता है? रचना कौशल में लिखना भी होता है और पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो रचना कौशल की जो विकास जो हेतु जो रचना कौशल के विकास हेतु जो सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि होती है दोस्तों, वो होती है आपकी प्रश्न प्रयुक्ति प्रविधि। प्रश्न प्रयुक्ति प्रविधि क्या होती है? इसमें प्रश्नों को प्रश्नावली बनाई जाती है और उसके उत्तर खोजने होते हैं बच्चे को, ठीक है, जिससे कि उसका क्या होता है? लिखने का भी अभ्यास होता है और उसके जो विचार होते हैं उनका भी विकास होता है। तो रचना कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि है प्रश्न प्रयुक्ति विधि दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जो प्रश्न परीक्षाओं में हमसे कई बार गलत हो जाते हैं उन क्वेश्चनों का संकलन मैंने आप लोगों के सामने किया था। तो आपको अगर कोई समस्या होती है दोस्तों तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग इंटेंसिव हो रखे हैं मेरी वीडियो के प्रति और मैं आप लोगों के सामने अच्छी वीडियो इसी प्रकार से बनाता हुआ आऊँ। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद,